टॉप 10 खबरों की शुरुआत आज संसद से होगी, जहां वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग और पर्ची दोनों ही तरह से हुआ, जिसमें बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में गया। हालांकि विपक्ष इसका अभी भी विरोध कर रहा है। वहीं राज्यसभा में आज संविधान पर तीखी बहस हो गई, जिस पर जेपी नड्डा ने आपातकाल से लेकर कई मुद्दों पर चर्चा की। बताएंगे कि एक साल पूरा होने पर राजस्थान में भाजपा सरकार ने किस तरह के जश्न मनाया और पीएम मोदी ने इस बारे में क्या खास बात कही। आज जानेंगे कि यूपी विधानसभा सत्र में पेश हुआ अनुपूरक बजट कितना है और सीएम योगी ने इस पर क्या कहा। खास खबर में आपको बताएंगे कि रूस की राजधानी में इतना बड़ा धमाका कैसे हुआ, किसने इसकी जिम्मेदारी ली और इसमें क्या नुकसान हुआ। साथ ही संभल में एक और नए मंदिर के मिलने से लेकर अपराध व देश दुनिया की बड़ी खबरों पर विस्तृत चर्चा करेंगे। हाँ, इस खास खबर के बुलेटिन को देखने के बाद अपनी प्रतिक्रिया देना कतई ना भूलें। पहली और अहम खबर संसद से है। संसद में आज वन नेशन वन इलेक्शन का प्रावधान करने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पेश हो गया। विधेयक सदन में पेश हो या नहीं, इसके लिए पहली बार लोकसभा में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग हुई। इस बिल के पक्ष में कुल 220 और विपक्ष में 149 वोट पड़े। कुल 369 सदस्यों ने वोट डाला। इसके बाद विपक्ष ने आपत्ति जताई। विपक्ष की आपत्ति के बाद पर्ची से मतदान किया गया। स्पीकर ओम बिरला ने नतीजे बताए। स्पीकर ने बताया कि प्रस्ताव के पक्ष में 269 और विपक्ष में 198 वोट पड़े। बहुमत प्रस्ताव के पक्ष में है। इसके बाद कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल सदन में पेश कर दिया। बता दें कि ये 129वां संशोधन विधेयक है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की तरफ से विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजने की मांग की गई है। इस पर लोकसभा अध्यक्ष ने बिल को जेपीसी के पास भेजने का फैसला किया। इस विधेयक पर विपक्षी सांसदों ने कड़ा विरोध जताया। कांग्रेस सांसद गौरव गोगोई ने विधेयक का विरोध करते हुए कहा कि ये लोगों के वोट देने के अधिकार पर हमला है। चुनाव आयोग को इस विधेयक में बहुत ज्यादा अधिकार दिए गए हैं। संविधान में चुनाव आयोग को सिर्फ चुनाव कराने की व्यवस्था करने का ही प्रावधान किया गया है। इस विधेयक में राष्ट्रपति के चुनाव आयोग से चुनाव को लेकर सलाह लेने का प्रावधान दिया गया है, जो संविधान के खिलाफ है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि इससे चुनाव आयोग की शक्तियां समाप्त हो जाएंगी। दूसरी खबर राज्यसभा से है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में संविधान पर बहस हुई। इस दौरान केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने कांग्रेस पर आपातकाल समेत कई मुद्दों को लेकर जमकर हमला बोला। साथ ही कहा कि भारत न केवल सबसे बड़ा लोकतंत्र है, बल्कि ये लोकतंत्र की जननी भी है। उन्होंने आगे कहा कि तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल को देश को एकजुट करने का काम दिया गया था। मुझे बहुत खुशी है कि लंबे समय बाद मैंने कांग्रेस की तरफ से भी सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम सुना। उनके द्वारा ही 562 रियासतों का विलय किया। इसके अलावा जम्मू कश्मीर को तत्कालीन प्रधानमंत्री के सुपुर्द कर दिया। जेपी नड्डा ने कहा कि आपातकाल लगाए जाने के अगले साल 50 साल हो जाएंगे। हम लोकतंत्र विरोधी दिवस मनाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को इसमें शामिल होना चाहिए। लोगों से अपील करनी चाहिए कि आपातकाल के दौरान 50 वर्षों तक लोकतंत्र का गला घोटने का कुटिल प्रयास किया गया था। अगर आपके दिल में उनके लिए कहीं भी दया है, अगर आपके दिल में कहीं भी पछतावा है, तो मैं आपसे अपील करता हूं कि आप 25 जून 2025 को लोकतंत्र विरोधी दिवस में जरूर शामिल हों। उन्होंने अनुच्छेद 370 में 35A को लेकर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। उन्होंने कहा कि 1954 में ये कानून संसद में बिना बहस के लाया गया। इस दिन लोकतंत्र का गला घोटा गया था। तीसरी खबर राजस्थान से है। पीएम मोदी ने राजस्थान की भाजपा सरकार को एक साल पूरा करने को लेकर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि राजस्थान को नई गति और नई दिशा देने में भजनलाल और उनकी टीम ने बहुत परिश्रम किया है। ये पहला वर्ष आने वाले वर्षों के लिए मजबूत नींव बना है। ये राजस्थान के फैलते प्रकाश का भी उत्सव है, विकास का भी उत्सव है। पीएम मोदी ने कहा कि कुछ दिन पहले मैं इन्वेस्टमेंट समिट के लिए राजस्थान आया था। देश और दुनिया भर के बड़े बड़े निवेशक यहाँ जुटे थे। आज यहाँ 45,000 करोड़ के प्रोजेक्ट का शिलान्यास हुआ है। ये प्रोजेक्ट राजस्थान में पानी की चुनौती का स्थायी समाधान करेगा। आने वाले दिनों में राजस्थान देश का सबसे कनेक्टेड राज्यों में से एक होगा। निवेश को बल मिलेगा, रोजगार के अनगिनत अवसर बनेंगे। राजस्थान के टूरिज्म और किसानों और नौजवानों साथियों को इससे बहुत फायदा होगा। आज भाजपा की डबल इंजन सरकार
सुशासन का प्रतीक बन रही है। भाजपा जो भी संकल्प लेती है उसे पूरा करने का ईमानदारी से प्रयास करती है। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि उसने राजस्थान के नौजवानों के साथ बहुत अन्याय किया था। चौथी खबर यूपी विधानसभा से है। यूपी विधानमंडल के सत्र के दूसरे दिन की कार्रवाई प्रश्नकाल के साथ शुरू हुई। इसमें अनुपूरक बजट पेश किया गया। ये बजट 17,865 करोड़ का रहा। इसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि विपक्ष का मतलब सिर्फ बुराई करना नहीं, अच्छे को अच्छा भी कहिए। अच्छा कहेंगे, अच्छा करेंगे तो आगे अच्छा मिलेगा। प्रदेश में किसी भी नौजवान के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने की छूट किसी को नहीं है। उन्होंने कहा कि युवा पढ़ाई करने के बाद खुद को असहाय ना महसूस करे, खुद को आत्मनिर्भर समझे। सरकार इसके लिए बराबर कदम उठा रही है। सीएम योगी ने कहा कि आज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से रोजगार सृजन किया जा रहा है। 120 चीनी मिलें प्रदेश में चल रही हैं। इनमें से 100 मिलें 8 से 10 दिन में भुगतान कर रही हैं। सबसे ज़्यादा चीनी मिलें यूपी में हैं। सबसे ज़्यादा रोजगार पैदा करने वाला प्रदेश यूपी है। पुलिस विभाग में 1,70,000 पदों पर भर्ती की जा चुकी है। प्रदेश के सभी जिलों के युवा उसमें चयनित हुए हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य, सिंचाई सहित विभिन्न विभागों में भर्ती की गई है। सभी भर्तियां बिना किसी भेदभाव के की गई हैं। 69,000 शिक्षक भर्ती पर सीएम योगी ने कहा कि सामान्य के लिए 34,000 पदों की भर्ती होना था, सिर्फ 20,000 पदों पर भर्ती हुई। आरक्षण को लेकर भ्रम फैलाकर राजनीति की जा रही है। पहले की सरकारों में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी दी जाती थी, आज ये नहीं हो रहा है। पांचवी खबर रूस से है। रूस की राजधानी मॉस्को में बड़ा धमाका हुआ है। इसमें रूस के न्यूक्लियर डिफेंस चीफ की मौत हो गई है। यूक्रेन सिक्योरिटी सर्विस ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ये धमाका मॉस्को में राष्ट्रपति भवन से महज 7 किलोमीटर की दूरी पर हुआ है। बताया जा रहा है कि धमाके के लिए 300 ग्राम TNT का इस्तेमाल किया गया था। इस संबंध में आपराधिक हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। बता दें कि न्यूक्लियर प्रोग्राम के चीफ इगोर किरिलोव राष्ट्रपति पुतिन के बेहद करीबी माने जाते थे। रिपोर्ट के मुताबिक इगोर किरिलोव अपने अपार्टमेंट से बाहर निकल रहे थे। उसी समय उनके पास ही एक पार्क स्कूटर में ब्लास्ट हो गया। इस घटना में इगोर के साथ साथ उनके असिस्टेंट की भी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह धमाका इतना तेज था कि इससे इमारत भी आंशिक तौर पर क्षतिग्रस्त हुई है। रूसी संसद के डिप्टी स्पीकर का कहना है कि इस घटना को बेहद सोच समझकर प्लानिंग के तहत अंजाम दिया गया है। उनकी हत्या का बदला लिया जाएगा। दूसरी ओर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का कहना है कि किरिलोव एक युद्ध अपराधी थे। वे यूक्रेन के टारगेट पर थे। उन्होंने यूक्रेनी सेना पर प्रतिबंधित केमिकल का इस्तेमाल करने के आदेश दिए थे। बता दें कि इगोर को अप्रैल 2017 में न्यूक्लियर फोर्सेस का प्रमुख बनाया गया था। वो इससे पहले देश के रेडिएशन, केमिकल और जैविक हथियारों जैसे डिपार्टमेंट के प्रमुख भी रह चुके हैं। छठवीं खबर देश की राजधानी दिल्ली में दहशत फैलाने को लेकर है, जहां आज अराजक तत्वों ने दिल्ली के कुछ स्कूलों को फिर से बम से उड़ाने की धमकी दी है। इस धमकी से स्कूल प्रशासन और पुलिस में हड़कंप मच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस, फायर ब्रिगेड और बम निरोधक दस्ते ने स्कूल परिसर को आनन फानन में खाली कराया। जांच के बाद मेल पर भेजी गई धमकी अफवाह निकली। पुलिस सभी ईमेल के IP एड्रेस को ट्रैक कर रही है। जिन स्कूलों को धमकी भरा ईमेल आया उसमें साउथ दिल्ली का इंडियन पब्लिक स्कूल और नॉर्थ वेस्ट दिल्ली का सरस्वती विहार स्कूल शामिल है। ऐसा पहली बार नहीं है जब स्कूलों को उड़ाने की धमकी दी गई हो। इससे पहले बीते 9 दिसंबर को भी दिल्ली के 40 से ज़्यादा स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी, जिसमें मेल भेजने वाले ने ब्लास्ट रोकने के बदले $30,000 की डिमांड की थी। पुलिस को अंदेशा है कि धमकी भरे मेल भेजने के लिए डार्क वेब का इस्तेमाल किया जा सकता है। देश की सुरक्षा एजेंसियों समेत दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की भी सभी यूनिटें व अपराध शाखा की टीमें सभी एंगल से इस मामले की जांच कर रही हैं। सातवीं खबर यूपी के संबल से जुड़ी है। संबल में अभी 46 साल पुराने मंदिर मिलने की हलचल थमी भी नहीं थी कि यहीं पर एक और मंदिर मिलने से हड़कंप मच गया है। अत्युणड़ हटाने गई पुलिस को ये मंदिर सराय तरीन में घनी बस्ती में दिखाई दिया। मंदिर मिलने की सूचना पुलिस ने अपने उच्च अधिकारियों को दी। मंदिर का ताला खोला गया तो भीतर हनुमान जी और राधा कृष्ण की खूबसूरत मूर्तियां विराजमान थीं, जिसकी साफ सफाई शुरू कर दी गई है। सराय तरीन पूरी तरह से मुस्लिम बाहुल इलाका है, जहां ये नया मंदिर मिला है। इससे पहले मिला मंदिर संबल के खग्गू सराय इलाके में था। बता दें कि बीते शनिवार को मस्जिदों और घरों में छापेमारी के दौरान बड़े पैमाने पर
बिजली चोरी के खुलासे हुए थे। इसी दौरान चेकिंग के समय पुलिस को अचानक एक मंदिर दिखाई दिया था जो सन 1978 का बताया गया है। 46 सालों से बंद पड़ा ये मंदिर सपा सांसद जिया उर रहमान बर्क के घर से 200 मीटर की दूरी पर मिला था। मंदिर के अंदर हनुमान जी की प्रतिमा, शिवलिंग और नंदी स्थापित थे। इस मंदिर के बाद से 1978 के दंगों का जिक्र किया जा रहा है, जिसमें 184 हिंदुओं को जलाकर मार दिया गया था और उन्हें वहां से पलायन करने को मजबूर किया गया था। 8वीं खबर नोएडा अथॉरिटी से जुड़ी है, जहां नोएडा अथॉरिटी के सीईओ ने कर्मचारियों को 30 मिनट तक खड़े होकर काम करने की अनोखी सजा सुनाई। आम लोगों के लिए नोएडा अथॉरिटी में अपना काम करवाना कितना मुश्किल है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। ऐसे में एक बुजुर्ग दंपत्ति अपना काम करवाने के लिए कई दिन से नोएडा अथॉरिटी के चक्कर लगा रहे थे। आज भी वे इसी सिलसिले में प्राधिकरण के आवासीय भूखंड विभाग पहुंचे थे, लेकिन घंटों इंतजार के बावजूद उनका काम नहीं हुआ। नोएडा प्राधिकरण के सीईओ लोकेश एम ने सीसीटीवी कैमरे में बुजुर्ग दंपत्ति को काफी देर तक खड़े देखा तो उन्होंने निर्देश दिया कि उनकी समस्या का तुरंत समाधान किया जाए। 15-20 मिनट के बाद जब उन्होंने स्क्रीन पर फिर नजर डाली तो देखा कि बुजुर्ग दंपत्ति पहले की तरह ही वहीं खड़े हैं, जिसके बाद सीईओ को गुस्सा आ गया। वे तुरंत आवासीय विभाग पहुंचे और कर्मचारियों को कड़ी फटकार लगाते हुए 30 मिनट तक खड़े होकर काम करने का फरमान सुना दिया। उन्होंने कहा कि जब आप खड़े होकर काम करेंगे तभी बुजुर्गों की परेशानी को समझ पाएंगे। कर्मचारियों के खड़े होकर काम करने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। 9वीं खबर वैश्विक युद्ध से जुड़ी है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी राष्ट्रपति पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की से युद्ध रोकने की अपील की है। ट्रंप ने ये अपील फ्लोरिडा में अपने आवास पर मीडिया से बातचीत के दौरान की। ट्रंप ने कहा कि 3 साल से नरसंहार जारी है, अब वो समय आ गया है कि जब युद्ध खत्म होना चाहिए। ट्रंप ने पुतिन और जेलेंस्की से बात करने का भरोसा जताते हुए कहा कि हमें इस नरसंहार को हर हाल में रोकना है। बता दें कि अमेरिका द्वारा यूक्रेन को दी जा रही अरबों डॉलर की आर्थिक सैन्य मदद की डोनाल्ड ट्रंप पहले भी कई बार आलोचना कर चुके हैं। ट्रंप तो कई बार ये भी दावा कर चुके हैं कि वे रूस और यूक्रेन युद्ध को समाप्त कर सकते हैं। हालांकि ये युद्ध वे कैसे खत्म करेंगे इसकी कोई जानकारी उन्होंने नहीं दी है। वहीं यूरोपीय संघ और कई पश्चिमी देशों ने रूस यूक्रेन युद्ध में उत्तर कोरिया के शामिल होने को खतरनाक बताया है। उनका कहना है कि यूरोपीय और इंडो पैसिफिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा हो सकता है। 10वीं यानी आखिरी खबर खेल से जुड़ी है। ब्रिस्बेन के गाबा में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में टीम इंडिया पर फॉलोऑन का खतरा टल गया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहली पारी में भारत के टॉप ऑर्डर फेल होने के बाद केएल राहुल 84 रन और जडेजा ने 77 रन की जुझारू पारी खेली। इसके बाद आकाश 27 और बुमराह 10 रन की नाबाद पारी के दम पर भारत ने स्टंप तक 9 विकेट पर 252 रन बना लिए हैं। दोनों के बीच 10वें विकेट के लिए अभी तक 54 गेंदों में 39 रन की साझेदारी हो चुकी है। ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 445 रन बनाए थे। इस लिहाज से भारत अभी भी 193 रन पीछे है। भारत को फॉलोऑन से बचाने के लिए 246 रन की जरूरत थी। जैसे ही आकाश ने चौका लगाकर फॉलोऑन बचाया, ड्रेसिंग रूम में मौजूद रोहित, विराट और गौतम गंभीर जोश में अपनी कुर्सी से उछल पड़े। ऐसा लगा फॉलोऑन नहीं, उन्होंने मैच बचा लिया है। जब आकाश और बुमराह वापस ड्रेसिंग रूम लौटे तो तीनों ने खड़े होकर उनका उत्साहवर्धन किया। तीसरे टेस्ट में अब 1 दिन का खेल बचा हुआ है। माना जा रहा है कि ये मैच अब ड्रा की ओर बढ़ रहा है। टॉप 10 की इस खास बुलेटिन को लगातार देखते रहिए। नमस्कार।